हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम आज पढ़ रहे हैं वो भूगोल का घटना चक्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हम भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं। जो आज हमारा टॉपिक होगा वो रिलेटेड है मानक समय से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। तो जो भारत का मानक समय है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय है, उसको कितना लिया जाता है? 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय या जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं, ग्रीनविच माध्य या ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। मतलब 5 घंटे 30 मिनट क्या है, आगे है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक याम्योत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। और हमें ध्यान देने की बात है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक याम्योत्तर या जिसे हम देशांतर भी कहते हैं, तो मानक याम्योत्तर को 7 डिग्री यानी 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर क्या किया गया है, चुना गया है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, हम बात करें अगर गुजरात तो सबसे पश्चिम राज्य है, और अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का हमको क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट याम्योत्तर या जिसे हम देशांतर भी कहते हैं को भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया है या भारत का मानक समय चुना गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर से क्या होती है, गुजरती है। तो भारत की मानक समय रेखा, यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा सा डिस्टर्ब लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की मानक समय रेखा, तो कितने डिग्री? 82.5 डिग्री, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर से क्या होती है, पूर्वी देशांतर से गुजरती है। किन किन राज्यों में गुजरती है? तो अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश से यहाँ पे थोड़ा स्लाइटली टच करती है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा और ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से 5 राज्यों से ये जो भारत की मानक समय रेखा है ये क्या होती है, गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से क्या होती है, ये रेखा जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा। इसके बाद अगर हम देखें तो भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है। तो भारत की जो भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा मतलब जो देशांतर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं। तो प्रधान याम्योत्तर अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रधान याम्योत्तर जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 380 डिग्री होती हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्राइम मेरिडियन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि कैसे, अगर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए इस तरीके से ये अर्थ को जियोइड शेप का बना लेते हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं प्राइम मेरिडियन के बारे में तो इसको हम 0 डिग्री ले लेते हैं। और इसके अगर हम पूर्व में बात कर रहे हैं तो इसके पूर्व में कितनी रेखाएं होती हैं? 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं। और अगर हम इधर पश्चिम में देखें तो इधर भी कितनी, 180 डिग्री तक की रेखाएं होती हैं। और अगर हम इधर इन सभी रेखाओं को मिला देते हैं तो कुल मिलाकर कितनी रेखाएं होती हैं, कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं? तो 360 डिग्री की रेखाएं होती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त या क्या कहा जाता है, ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर रेखाएं
रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिम देशांतर कहा जाता है। तो ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को क्या कहा जाता है? पूर्वी देशांतर कहते हैं। और पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को क्या कहा जाता है? पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। इसके बाद पृथ्वी 24 घंटे मतलब 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी कितनी है? 360 डिग्री है। तो पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूम जाती है? एक चक्कर लगाने में कितना होता है? 360 डिग्री क्या हो जाती है? घूम जाती है। तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी कितनी है? 360 डिग्री है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। कैसे निकाला हमने? हमें पता है कि क्योंकि 24 घंटे पृथ्वी घूमती है, अपना एक जो घूर्णन है वो 24 घंटे में कंप्लीट करती है। 24 घंटे मतलब 1440 मिनट। और कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। तो जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलता है कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर क्या होता है? 1 घंटे का अंतर होता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर कितना समय होता है? 1 घंटे का अंतर होता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी दूरी पर घूम रही है। तो सूर्य जो है वो पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी जो है, हमें ध्यान रखना है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी दूरी पर क्या कर रही है? घूम रही है। अतः 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय जीएमटी से पीछे रहता है। तो हमने क्या पढ़ा? अतः 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय जीएमटी से क्या होता है? आगे होता है। तो जब हम 0 डिग्री से कहाँ जाते हैं? पूर्व की ओर जाते हैं, तो जीएमटी से समय क्या होता है? आगे होता है। और अगर हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो जीएमटी से समय जो होता है वो क्या रहता है? पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। 0 डिग्री से इस 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर कितना समय लगता है? 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। तो ध्यान रखना है हमें कि 0 डिग्री से जब हम 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम याम्योत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखाएं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती हैं। तो भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम याम्योत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, या उसी को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ा। अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वो क्या है? तो वो जो है वो क्या होता है? 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर होता है। तो हमने क्या पढ़ा? जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वो क्या है? तो 172 डिग्री 30 मिनट क्या है? पूर्वी देशांतर है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो जब भारतीय मानक समय की याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा। जब भारतीय मानक समय में याम्योत्तर पर देशांतर पर क्या है? अर्धरात्रि है, तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके याम्योत्तर के बीच 15 डिग्री गुणे 6 बराबर 90 डिग्री का अंतराल होगा। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री याम्योत्तर है, अतः वह स्थान 90 प्लस 82.5 डिग्री बराबर कितना होगा? 172 डिग्री पूर्व होगा। मतलब 172 172 172 डिग्री क्या होगा? पूर्व होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। तो ये कितने घंटे का अंतराल होगा, 2 घंटे का क्या होगा अंतराल होगा। कैसे, गुजरात का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय अंतर 97 डिग्री 30 मिनट से 68 डिग्री 4 मिनट बराबर, यहाँ पे क्या करना है हमें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 29 डिग्री 26 मिनट है। चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है इसलिए 29 डिग्री 26 मिनट गुणे 4 बराबर लगभग 118 मिनट का क्या होता है अंतराल होता है, जो कि 2 घंटे के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन को पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में है। दूसरा, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो 2 और 3 ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच में है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। वहीं पर पहला ऑप्शन जिसमें लिखा है कि जबलपुर की देशांतर रेखाएं इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में है, ये जो है ये क्या है, गलत ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है, रीवा, सागर, उज्जैन या होशंगाबाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रीवा जो है ये क्या है, मानक समय के एकदम निकट में है। तो स्पष्ट है कि रीवा जो है, रीवा शहर जो है वो भारतीय मानक समय देशांतर के क्या है, निकटतम है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रीवा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। तो अगर पूर्वाह्न पे के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा, तो 10:38 क्या होगा, पूर्वाह्न होगा। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलोंग एवं भारत के मानक समय के बीच 92 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री बराबर 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर है। चूंकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है इसलिए इनके बीच 9.5 डिग्री गुणे 4 करेंगे तो 38 मिनट का अंतर होगा। चूंकि भारतीय मानक समय पर पूर्वाह्न के 10 बजे हैं इसलिए शिलांग में पूर्वाह्न का 10:38 का क्या होगा, समय होगा। अतः विकल्प बी जो है वो क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो क्या समय होगा, तो ये जो है ये क्या बज रहा होगा, 2:30 बज रहे होंगे। यानी यहाँ पर दिया गया है तो ये 14:30 दिया गया है, 14:30। तो ये कितना है, 2:30 बजने का समय बता रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं भारतीय मानक समय के बीच देशांतरीय अंतर जो है वो कितना है, 120 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री करेंगे, कितना आएगा, 37.5 डिग्री। चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है तो हम क्या करेंगे, 37.5 डिग्री को 4 मिनट में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 150 मिनट आएगा। 150 मिनट मतलब 2 घंटा 30 मिनट का अंतर होगा। चूंकि भारतीय मानक समय पर कितना बज रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, इसलिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 + 2.5 घंटे तो कितना हो जाएगा, 14:30 का समय होगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये कितने बज रहे होंगे, 2:30 बज रहे होंगे। तो ये विकल्प बी जो है वो क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा जो है वो कहाँ, कौन से राज्य से नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। अभी हमने पढ़ा था कि 5 राज्यों से भारतीय मानक समय गुजरती है, कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कौन सी, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो है वो किस नगर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के प्रयागराज से होकर गुजरती है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो प्रामाणिक मध्याह्न रेखा भारत की कौन सी कहलाती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा को क्या कहा जाता है? प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद, नैनी से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर पाया जाता है? तो 5.5 घंटे का क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय मानक समय या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच माध्य समय में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, अतः विकल्प बी जो है वो क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? तो क्योंकि हमने देखा था मोस्टली 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, तो अगर सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में कितने बजे होगा? लगभग 7 बजे होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो अरुणाचल प्रदेश के तिरप और गुजरात के कांडला में सूर्योदय के समय में देशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है, अतः तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे प्रातः होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो कौन सा शहर है? बंगलुरु शहर जो है वो दिल्ली के समीप, दिए गए ऑप्शन में दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो दिल्ली का देशांतरीय विस्तार 76 डिग्री 50 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 22 मिनट पूर्व के मध्य है। वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा जिसका देशांतरीय अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। प्रश्न में दिए गए शहरों का देशांतरीय विस्तार जो है वो कुछ इस तरीके से है। बंगलुरु का 77 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्व, हैदराबाद का 78 डिग्री 23 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 68 मिनट पूर्व, नागपुर का 68 डिग्री 15 मिनट पूर्व से 79 डिग्री 40 मिनट पूर्व और पुणे का 73 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 75 डिग्री 10 मिनट पूर्व। दिए गए विकल्पों में बंगलुरु दिल्ली के सर्वाधिक समीप देशांतर पर स्थित होगा क्योंकि दिल्ली और बंगलुरु के मध्य देशांतरी अंतर सबसे कम है, अतः विकल्प ए जो है वो क्या है? सही उत्तर है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दूरस्थ बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नोट्स पढ़ते हैं और उसके बाद दिए गए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दूरस्थ बिंदु में अगर हम देखें तो 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य क्या है? तमिलनाडु है। तो ध्यान रखना है हमें, ऑलरेडी हमें ये चीज़ें पता भी हैं कि पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य जो है वो कौन सा है? तमिलनाडु है। हम कब की बात करें? 31 अक्टूबर 2019 से। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में क्या है? लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु जो हैं वो कौन है? एक्सट्रीम पॉइंट जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो सुदूरस्थ बिंदु में हम सबसे पहले बात करते हैं दक्षिणी बिंदु के बारे में। सदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि पर जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पर है? कन्याकुमारी में है। जो कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। इसके बाद सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या है? सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल है, जो कि कहाँ पर है? लद्दाख में है। इसके बाद अगर हम बात करें सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है? गुहार मोती, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। और सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है? किबुथु है। किबुथु कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। तो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी जो है वो भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप कैमोरिन भारत का वह स्थान है जहाँ
जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो ध्यान रखना है हमें कि पूर्वी बिंदु कौन सा था, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, पश्चिमी बिंदु गुहारमोती जो कि गुजरात में है, और तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी जिसे केप कैमोरिन किसे कहते हैं, जो यहाँ पर इस स्थल पर है उसी को केप कैमोरिन कहते हैं। भारत का वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आकर क्या होते हैं, मिलते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम देखें कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो अगर हम सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहे हैं तो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अगर वही पूछा जाता कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु जो है अगर मुख्य भूमि से संबंधित पूछा जाता तो हम क्या जवाब देते, कन्याकुमारी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार अथवा ग्रेट निकोबार द्वीप में है। अतः विकल्प सी जो है वो क्या है, सही उत्तर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, बड़ा निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, बड़ा निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। राज्य के बारे में पूछा गया है तो सबसे पहले कौन सा पूछा गया है, पूर्वी और फिर बाद में पश्चिमी। तो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है, सॉरी, और सबसे पश्चिमी जो है वो कौन सा है, गुजरात है। तो इस तरीके से हमने डी पॉइंट को आंसर किया। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। तो सुदूर पश्चिम का बिंदु जो है वो कौन है, तो गुजरात है। और कौन सा, 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व गुजरात में ये जो है सुदूर पश्चिम बिंदु है। तो इस तरीके से हमने देखा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश पे ये जो हमको देखने को मिल रहा है गुजरात, ये क्या है, ये सुदूर पश्चिमी बिंदु है। अगर हम यहाँ पे देखें एक्सप्लेनेशन, तो भारत की मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु जो है वो 23 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहारमोती गुजरात में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारतीय नगरों में कौन सा है जो सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है, तो जो लखनऊ है वो सबसे अधिक क्या है, पूर्व की ओर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो वो कौन सा पॉइंट है, तो वो जो है वो कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम अगर देखें तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर क्या होते हैं, मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में क्या है, स्थित है। इसके बाद हम सीमावर्ती देश के बारे में देखते हैं। सीमावर्ती देश में अगर हम देखें तो भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और क्या है, श्रीलंका है। तो भारत के निकटतम पड़ोसी देश में हमने किसके किसके बारे में बातें की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमाएं हैं वो कृत्रिम अथवा क्या है, मानव निर्मित है। जबकि अन्य देश जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं जो हैं वो कैसी हैं, तो वो प्राकृतिक है। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमाएं हैं वो मानव निर्मित हैं। लेकिन अगर हम अन्य देशों को देखते हैं जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं क्या हैं, प्राकृतिक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमाएं लगती हैं वो मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार की देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है भारत की भू सीमा। अगर हम देखें
15,106.7 किलोमीटर। तो भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई जो है वो क्या है, निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश से हमारी जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा लगती है। तो बांग्लादेश से कितनी, 4,096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश से कितनी लगती है, 4,096.7 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य लगते हैं बांग्लादेश से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ध्यान रखना है, बांग्लादेश से हमारी कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ध्यान रखना है हमें कि बांग्लादेश से कितनी सीमा लगती है तो जो लंबाई है वो 4,096.7 किलोमीटर है। कौन कौन से राज्य लगते हैं भारत के? पश्चिम बंगाल लगता है, असम लगता है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चीन के साथ कितना लगता है? तो चीन के साथ जो सीमा है, सीमा की लंबाई जो है वो कितनी है? तो 3,488 किलोमीटर है। और कौन कौन से राज्य लगते हैं, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं? तो लद्दाख हो गया, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य जो हैं वो चीन के साथ क्या लगाते हैं, सीमाएं लगाते हैं। कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और क्या, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो कितनी सीमा लगती है? तो 3,323 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। और भारत के कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से लगे हुए हैं? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ध्यान रखना है हमें, पाकिस्तान से कौन कौन से? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और क्या, गुजरात। तो इस तरीके से हमने देखा पाकिस्तान से। नेपाल से जो सीमा लगती है वो 1,751 किलोमीटर की है। कौन कौन से राज्य नेपाल से लगते हैं? तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। म्यांमार से कौन कौन से राज्य लगते हैं और सीमा कितनी लगती है? तो 1,643 किलोमीटर की। और कौन कौन से राज्य लगते हैं म्यांमार से? तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और कौन सा हो गया, मिजोरम हो गया। भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य हैं भारत के? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान से कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। और कौन सा राज्य लगा हुआ है? लद्दाख, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लद्दाख। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, तो अगर हम कुल सीमा जो हमारा जो देश है वो अन्य देशों से जो सीमा लगाता है वो कौन कौन कितने कुल जो सीमा लगाता है वो कितना है? 15,106.7 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। तो अगर हम बात करें भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, और भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ है। इसके बाद हम बात करते हैं एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो लद्दाख जो है वो कौन कौन से देशों से सीमा लगाता है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। किससे किससे? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और चीन से। उत्तराखंड का अगर हम बात करें तो चीन से और किससे? नेपाल से। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश से, नेपाल से और भूटान से। किससे? बांग्लादेश से, नेपाल से और भूटान से। सिक्किम, नेपाल से, चीन से और भूटान से। किससे? नेपाल से, चीन से और भूटान से। असम, बांग्लादेश और भूटान से। अरुणाचल प्रदेश, चीन, म्यांमार और भूटान से। मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार से। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऐसे एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की क्या बनाते हैं? प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है, जिसे सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एक क्या है? उदाहरण है। तो ध्यान रखना है हमें, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक क्या है? उदाहरण है।
अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो कि किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है, तो ध्यान रखना है हमें, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ लाइन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चीन और भारत के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डूरंड के द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। तो अफगानिस्तान भारत से अलग होता है कौन सी रेखा के माध्यम से? डूरंड रेखा के माध्यम से। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग से पृथक होता है। तो समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश जो है वो कौन सा है? श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। तो ये जो पाक जल डमरू मध्य है, ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से क्या करता है? जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर वर्ष 1755 से 63 रॉबर्ट पार्क के नाम पर क्या किया गया था? तो ये जो पाक जल डमरू मध्य है, ये रॉबर्ट पार्क के नाम पर इसका नाम दिया गया था। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां जैसे अराकान, योमा, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है। तो भारत और म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वतीय श्रेणियां जैसे अराकान, योमा, नागा, पटकाई, ये जो हैं ये क्या बनाती हैं? सीमाएं बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से क्या करती है? अलग करती है। तो भारत को म्यांमार से किस नदी के द्वारा? इरावदी नदी के द्वारा ये क्या करती हैं? अलग करती हैं। कौन सी पहाड़ियां या पर्वत श्रेणियां? अराकान, योमा, नागा और पटकाई। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो जो त्रिपुरा राज्य है, ये उत्तर में, पश्चिम में और दक्षिण में तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अतः इसके तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हाँ, इसके बाद अतः किसके ओर? त्रिपुरा राज्य की ओर तीनों तरफ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो लद्दाख और सिक्किम के भी तीनों ओर कौन सी सीमा लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो ध्यान रखना है हमें कि त्रिपुरा, लद्दाख और सिक्किम, इनकी तीनों ओर, ये राज्य ऐसे हैं जिनके तीनों ओर कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा जो है वो किससे किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से लगती है, असम से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से लगती है और मिजोरम से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं। तो म्यांमार से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो म्यांमार से जो भारत के राज्य हैं वो कौन कौन से लगते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो की सीमाएं, ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं किनके साथ लगती हैं? म्यांमार के साथ लगती हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम की राज्य की स्पर्श करती है। तो भूटान के साथ सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? असम राज्य की। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम राज्यों की सीमाएं क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं। तो भूटान के साथ सबसे अधिक सीमा असम की, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल और फिर सिक्किम की सीमा लगती है। इसके बाद भारत और चीन के मध्य 3448 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में क्या है? विस्तृत है। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। सेकंड है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के तीनों ही आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। असम जो है वो भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन तीनों राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती थी, मणिपुर की नहीं मिलती है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। बांग्लादेश का की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हैं, है ना। तो इनसे लगती है, मणिपुर से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? तो बांग्लादेश से अपनी सीमा कौन सा राज्य है जो नहीं बनाता है? तो नागालैंड है, जो कि अपनी सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल है, और कौन सा है? तो यहाँ पर नागालैंड नहीं है, असम, यहाँ पर अगर हम देखें सी ऑप्शन, मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है, और कौन सा है? त्रिपुरा है। तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो हैं ये बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो भूटान राष्ट्र के साथ किसकी सीमाएं नहीं मिलती हैं? तो मेघालय की नहीं मिलती। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, तीनों ही राज्य की सीमा जो है वो भूटान से लगती है, लेकिन मेघालय की नहीं लगती। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? असम की, असम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल और फिर सिक्किम राज्य क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता? तो भूटान के साथ सीमा कौन नहीं बनाता है? तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम जो है ये भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। बिहार राज्य जो है वो असम के साथ सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया के 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1, 2, 3 तथा सूचीबद्ध किए गए हैं विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं, तो विवादग्रस्त मुद्दे कौन कौन से थे इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो विवादग्रस्त मुद्दों में अगर हम बात करते हैं तो इसका ए का क्या होगा? तो ए का जो है ये इसका एक, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर गुजरात में जो विवाद का कारण था वो क्या था? तो विवाद का कारण जो था वो सीमा विवाद का निपटारा था। कौन सा? सीमा विवाद का क्या था? निपटारा था। इसके बाद बी वाले, ये वाले क्षेत्र में जो दिक्कत थी वो क्या दिक्कत थी? तो ये सैन्य दलों का विनियोजन था। और सी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या था? नदी जल का बंटवारा, इनसे संबंधित क्या थी? प्रॉब्लम्स थी, और इनकी की वजह से ये जो इन रीजंस में ये जो थे ये क्या थे? विवादग्रस्त मुद्दे थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन जो है इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया या कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सरक्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं बूलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ए, सरक्रीक क्षेत्र को, बी, नियंत्रण रेखा क्षेत्र को तथा सी, सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार से क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो म्यांमार से किसकी सीमा नहीं लगती है? तो असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान से सीमा कौन बनाता है? तो अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात जो है ये समूह जो है, ये राज्यों के समूह पाकिस्तान से क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात सीमा बनाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का जो युग्म है वो कौन है? तो जो है यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सिक्किम और बिहार। सिक्किम और बिहार इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार राज्य युग में बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य जो है वो कौन है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो वो कौन सा देश है? बांग्लादेश है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा
बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई। तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई उसका नाम क्या है? रेडक्लिफ लाइन द्वारा सीमा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडक्लिफ लाइन के कौन सी है? तो ये भारत तथा पाकिस्तान की क्या है? सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो ये अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण है? तो ये अध्यारोपित सीमा का क्या है? उदाहरण है। हमने पढ़ा था अध्यारोपित सीमा किसे कहते हैं। तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को क्या किया था? साझा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो भारत और चीन की जो रेखा है कौन सी है जो अलग करती है? मैकमोहन रेखा है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किसके बीच? तो भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो किसके द्वारा? पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो नेपाल, भूटान एवं चीन से किसकी सीमा मिलती है? तो ये सिक्किम की। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत के मानचित्र अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो 3 तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो कौन से राज्य में? त्रिपुरा राज्य में। दिए गए ऑप्शन में क्या होगा? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीनों तरफ कौन सी सीमा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम कौन सा है? मतलब सबसे छोटी सीमा, फिर उसके बाद सबसे तो नेपाल के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद चीन और फिर उसके बाद क्या? बांग्लादेश। तो इस तरीके से आरोही क्रम में बी ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो लंबाई के अनुसार तो सबसे लंबी सीमा जो है वो किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। फिर उसके बाद चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323, फिर नेपाल 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर और इस तरीके से कुल सीमा जो लगती है वो कितनी? 15,106.7 किलोमीटर। अतः प्रश्न अनुसार आरोही क्रम जो है वो क्या है? नेपाल के बाद पाकिस्तान, फिर चीन और फिर क्या है? बांग्लादेश है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये टॉपिक का आज के लिए कवर किया। अगली क्लास में हम भारत का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। थैंक यू।